फिल्म की शुरुआत में हम साउथ कोरिया के एक बहुत ही खूबसूरत शहर को देखते हैं, जहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग अपने अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। सभी अपने रिलेटिव्स के साथ काफी मजे से गपशप लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो काफी ज्यादा डरा सहमा हुआ अकेला ही एक बेंच पर बैठा था। डरने की वजह से उस आदमी के पसीने छूट रहे होते हैं। वो लगातार रोए भी जा रहा था, लेकिन किसी ने उस पर जरा सा भी ध्यान न दिया। इसी के साथ साथ वो अपने फोन की स्क्रीन पर भी देख रहा होता है, जहाँ पर 1:19 हुए थे। लेकिन जब 1:20 हुए तब वो आदमी बहुत जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल हमने देखा कि वहाँ काफी तेज भूकंप आ गया, जिस वजह से सभी लोग अचानक से डर जाते हैं। इतने में रेस्टोरेंट के अंदर 3 बड़े बड़े शैतान कांच तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, जिन्होंने फौरन से उस आदमी को पकड़ा और उसे दूर पटक दिया। वो आदमी तुरंत ही वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वो शैतान लगातार उस आदमी का पीछा ही कर रहे थे। वो आदमी काफी तेज भागता तो है, मगर उन तीनों शैतानों ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। इसीलिए वो आदमी एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। उन्होंने उस आदमी को एक ही झटके में बाहर निकाल लिया और उसकी टांग से पकड़कर यहाँ वहाँ पटकने लगे, जिससे वो आदमी काफी ज्यादा जख्मी हो गया। आदमी की ये हालत देखकर वो शैतान उस पर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वो बेचारा आदमी रेंगता हुआ उन शैतानों से बचने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन एक शैतान ने उसे ऊपर उठाया और उसकी गर्दन पर अपने दांतों से वार करके उसे जख्मी कर दिया। तभी बाकी के शैतान आए और उसके हर बॉडी पार्ट को बाहर निकाल देते हैं। जब वो आदमी अधमरा हो गया तब उन्होंने अपने हाथों से उसे जलाना शुरू कर दिया। उनके हाथों में से इतनी ज्यादा हीट बाहर आ रही थी कि वो आदमी 5 सेकंड के अंदर अंदर ही जल के राख हो जाता है। वो हीट जहन्नुम की हीट होती है। इसके अगले ही पल वो तीनों शैतान एक पोर्टल में गए और दुनिया से गायब हो जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सब लोग ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे और सभी उन शैतानों को देखकर हक्के बक्के रह गए और वो सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव हान नाम के एक आदमी को, जो आज कई दिनों के बाद अपनी ड्यूटी पर आया था। दरअसल कुछ ही दिनों पहले उसकी बीवी का किसी ने दिन दिहाड़े मर्डर कर दिया होता है, जिस वजह से डिपार्टमेंट वालों ने डिटेक्टिव हान को काफी दिनों की छुट्टी दी थी। इसलिए आज जब डिटेक्टिव हान एक कमरे में आया तब उसे पता चलता है कि पुलिस वालों ने आज मीटिंग बुला रखी है। डिटेक्टिव हान भी उस कमरे के अंदर एंटर हो गया, लेकिन वहाँ उनकी मीटिंग में सब कुछ अटेंशन के साथ सुनने की बजाय वो तुरंत ही अपनी कॉफी बनाने लगता है, जिससे काफी शोर होने लगा और बाकी सबका ध्यान भी डिटेक्टिव हान की तरफ हो जाता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव हान अपने दोस्त डिटेक्टिव ली के पास आकर बैठ गया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि आज उनके सामने एक बहुत ही वियर्ड केस को स्टडी किया जा रहा था। वो केस ये था कि एक आदमी को दिन दिहाड़े किसी अजीब से क्रिएचर्स ने मार डाला है। पुलिस वाले उन सबको लोगों की कैप्चर की हुई वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें शैतान उस आदमी को मार रहे थे, लेकिन पुलिस वाले इस चीज पर जरा भी यकीन नहीं करते। डिटेक्टिव हान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन उसे अभी भी इस चीज पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसे क्रिएचर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते तो उस आदमी को किस चीज ने मारा होगा। लेकिन तभी उन सब के चीफ ने प्रोजेक्टर को बंद करके सभी पुलिस वालों से कहना शुरू कर दिया, चाहे वो शैतान हो, जानवर हो या किसी इंसान का काम, हमारा काम है इस केस की जड़ तक पहुंचना। जितनी इन्वेस्टिगेशन हो सके उतनी इन्वेस्टिगेशन करो और सभी डेटा डिटेक्टिव हान के पास लेके आना, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ये देखकर डिटेक्टिव हान गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अभी अभी अपने बीवी के दुख से बाहर आया है और उसका चीफ उसे इतना बड़ा केस सौंप रहा है। अगले ही पल वो मीटिंग डिसमिस हो गई, जिसके तुरंत बाद ही चीफ ने डिटेक्टिव हान को अपने पास बुलाया। चीफ कहता है, देखो यार, मुझे भी पता है कि तुम्हें कितना बड़ा झटका लगा, तो मुझे बुरा मत समझो। मैं तुम्हारा ध्यान इधर उधर की चीजों में लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब ये तुम्हारा काम है कि इस केस पर जी जान लगा दो, क्योंकि ये केस आज तक का सबसे डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड केस होने वाला है। इसके बाद वो सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं हान और उसके दोस्त डिटेक्टिव ली को, जो दोनों अब उस साइड पर जा रहे थे जिस साइड पर फिल्म की शुरुआत में हमने उस आदमी को मरते हुए देखा था। डिटेक्टिव ली कहता है, तुम्हें क्या लगता है हान, क्या वाकई में ये शैतानों का काम है या फिर हमें उल्लू बनाया जा रहा है? डिटेक्टिव हान कहता है, यकीन मानो, जब से मेरी बीवी मरी है तब से मुझे हर एक आदमी शैतान ही लग रहा है। और बाकी रही बात इस चीज की, तो ये तो अब केस खत्म होने पर ही पता चलेगा। इतने में वो क्राइम सीन पर पहुंच गए, जहाँ पर पहले से ही इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि वीडियो में हमने जो देखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा टेम्परेचर पर जलाया गया है। इसकी हड्डियां अब राख बन चुकी हैं, इसीलिए ऐसा केस हमने भी आज से पहले नहीं देखा। इतने में डिटेक्टिव हान और ली दोनों की नजर पास ही मौजूद एक ग्रुप पर जाती है, जहाँ पर सभी लोग बैठे एक आदमी की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये सभी लोग एक ग्रुप के मेंबर होते हैं जिसका नाम एंजल ग्रुप है। उस ग्रुप के लीडर का नाम जंगजे था, जिसे देखकर डिटेक्टिव हान और ली दोनों उसके पास आ जाते हैं। जंगजे वहाँ पर सब लोगों को बताता है कि ये जो शैतान है ना, उनको मैंने सबसे पहले देखा था और ये किसी न किसी मकसद के लिए नरक से बाहर आते हैं और फिर वो काम पूरा हो
जाने के बाद वापस चले जाते हैं। फिर वो उन सबको कुछ फोटोज दिखाता है जो उन शैतानों ने ही जलाकर डेड बॉडीज बना रखी थी। जंगजे ने कहा, ये शैतान सिर्फ उसी आदमी को मारते हैं जिस आदमी ने बुरे कर्म किए होते हैं, और तो और ये किसी भी हालत में दिए गए टाइम से पहले नहीं आते, और वो टाइम और कोई नहीं बल्कि खुद एंजल ऑफ डेथ ही उस आदमी को उसके सामने आके बताता है। इसके तुरंत बाद ही वो मीटिंग खत्म हो जाती है और जंगजे अब अकेला खड़ा था। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव हान और डिटेक्टिव ली आए। वो दोनों उसे अपना कार्ड देके कहते हैं, हमारे पास तुम्हारी सारी कुंडली है और तुम लोगों ने बाकी सब लोगों को अंधविश्वास में धकेल रखा है। शैतानों जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगली बार अगर तुमने यहाँ पर कोई मीटिंग बिठाई ना तो हम तुम्हें बिना पूछे ही अरेस्ट कर लेंगे। जिस पर जंगजे गुस्सा करने की बजाय अब काफी ज्यादा प्यार भरे तरीके से जवाब देता है। वो कहता है, मुझे पता है कि पुलिस वालों का काम शक करना ही होता है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन इतने में डिटेक्टिव हान की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी बेटी की तरफ चला जाता है। डिटेक्टिव हान ने उसे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी बेटी जिसका नाम होता है जिनसू कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तभी वहाँ पर ली आया जिसने हान को कहा, जो भी बात करनी है घर जाके करना, यहाँ पर तमाशा मत लगाओ। इतने में वो लड़की वहाँ से चली गई। फिर डिटेक्टिव हान और ली जंगजे को कहते हैं, मुझे अपना घर दिखाओ। जिस पर जंगजे उन दोनों को लेकर एक ट्रेन में आ गया। वो उन दोनों से काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। डिटेक्टिव हान को उस आदमी पर काफी शक हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो वो आदमी काफी बुरी तरह मरा था और ऊपर से ये इतना ज्यादा मीठा आदमी है जितना उसने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ट्रेन के अंदर आते ही जंगजे को एक बूढ़ी औरत पहचान लेती है। वो तुरंत ही खड़ी होकर कहती है, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं कहीं और खड़ी हो जाऊंगी। मगर जंगजी ने कहा, नहीं नहीं, आप बैठिए, आप मेरे से उम्र में बड़ी हो, इसलिए आपको बैठने की ज्यादा जरूरत है। इतना कहते ही जंगजे वहाँ से चला गया। जंगजे डिटेक्टिव हान और ली को कहने लगा, देखा ना, मैंने सिर्फ लोगों को सच्चाई बताई है। मैं पहला आदमी था जिसने उन शैतानों को सबसे पहली मर्तबा अपनी आंखों से देखा था। मैं एक बार पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरी तरफ काफी ज्यादा खौफनाक बड़े बड़े दरिंदे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मेरे पास से होकर वहाँ से चले गए। अगले ही पल मैंने वहाँ पर एक जली हुई डेड बॉडी देखी जो अब राख में बदल चुकी थी। तभी मुझे उन शैतानों पर शक होना शुरू हो गया। अब डिटेक्टिव जंगजे के साथ चलते चलते उसके घर तक आ जाते हैं। जंगजे कहता है, उसके बाद से ही मैंने उन शैतानों पर रिसर्च करना शुरू कर दी और जैसे जैसे ये केस और वीडियोस मेरे सामने आती गई, मुझे इनके बारे में पता चलता गया और अब मैं इनके बारे में लोगों को भी बताता हूँ। और जिस केस पर आप स्टडी कर रहे हो ना, उसको भी मौत के फरिश्ते यानी एंजल ऑफ डेथ ने खुद इस दुनिया में आकर उसे मरने का टाइम बताया होगा, और उसका टाइम पूरा होते ही वो शैतान उसे मारने आए थे और अपना काम पूरा करने के बाद वो पोर्टल में बैठकर वहाँ से चले गए। आपके पास तो वीडियोस भी हैं। इतने प्रूफ्स होने के बाद भी आप मानने को तैयार ही नहीं कि ये नर्क के शैतान है। जंगजे की बातें सुनकर डिटेक्टिव हान और डिटेक्टिव ली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी डिटेक्टिव हान कहता है, हमें अभी एक और काम करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा घर चेक नहीं करते, तुम सुकून से जाओ और एक मेहरबानी करना कि अपना नंबर किसी भी हालत में बंद मत करना। उसके थोड़े टाइम बाद डिटेक्टिव हान अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कहा, देखो बेटी, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ उसका मुझे भी काफी ज्यादा दुख है, और जब तक तुम उसकी मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराती जाओगी तब तक तुम भी अपनी जिंदगी मुश्किल बनाती चली जाओगी। इसीलिए दिमाग से काम लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी भी अंधविश्वास में मत पड़ना। इसके तुरंत बाद ही हम डिटेक्टिव हान को देखते हैं जो अब अपने कंप्यूटर पर बैठा काफी ज्यादा दुखी था, और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब डिटेक्टिव हान की बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया था। डिटेक्टिव हान ने अपने घर आने की कोशिश की, लेकिन बाहर खड़ी हुई पुलिस ने उसे अंदर जाने से रोकना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पे डिटेक्टिव ली आया जो डिटेक्टिव हान को कहता है, हम तुम्हें अंदर तो ले जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके प्लीज अपने आप को संभाल लेना। इतने में चीफ डिटेक्टिव हान को अंदर बुला लेता है और डिटेक्टिव हान बेचारा अपनी बीवी की लाश पर फूट फूट कर रोने लगा। अगले ही पल वो सीन भी कट हो गया। फिर उसी के अगले दिन का सीन देखते हैं जब डिटेक्टिव हान अब पुलिस स्टेशन में आ चुका था, मगर उसका चीफ कहता है, तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? दरअसल चीफ उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता था। चीफ कहता है, हान घर जाओ और अपना टाइम लो, तुम्हें अभी शांत रहने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें 2 माह की छुट्टियां देने वाला हूँ, तुम्हें किसी तरह का कोई काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये सुनते ही डिटेक्टिव हान चीफ को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो सीन भी कट हो गया। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक औरत जिसका नाम वेलेंट था, वो अपनी पूरे दिन की सख्त रूटीन को पूरा करके घर आ रही होती है। घर आते ही वो अपने बच्चों से मिली जो उसे बर्थडे का सरप्राइज देते हैं। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसकी उम्र 5 साल, जबकि उसका बड़ा बेटा जिसकी उम्र होती है 8 साल। वो दोनों अपनी माँ को बर्थडे का सरप्राइज देते हैं। वेलेंट का बड़ा बेटा इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था, मगर उनके सामने ही एक अजीब तरह का चेहरा अपीयर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही चेहरा था जिसे जंगजी ने डिटेक्टिव हान और डिटेक्टिव ली को कहा था कि ये एंजल ऑफ डेथ
का चेहरा है, यानी मौत का फरिश्ता। और उस चेहरे को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो चेहरा उन्हें कहता है, आज से 10 दिनों के बाद ठीक सुबह 11 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही वेलेंट और उसके दोनों बच्चे काफी दहशत में आ गए और फिर वो सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं एक लाइव स्ट्रीमर को जिसने अपना नाम रखा होता है ट्रुथ इज लाई, यानी सभी सच झूठ है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम में सभी ऑडियंस को बोल रहा था, भगवान और इंसान इस दुनिया में एक साथ रहते हैं, इसलिए हमें भी इस बात पर अब यकीन कर लेना होगा। उस आदमी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा तगड़ी थी। सब लोग बस उसे एक बार मिलना चाहते थे क्योंकि वो सब लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। वो लाइव स्ट्रीमर कहता है, तुम सब लोग या तो बिल्कुल अच्छे बन जाओ और या ही जितनी जिंदगी बची है उसे पूरा एंजॉय करके जियो। अच्छे बने रहने से जिंदगी एंजॉय तो होगी नहीं, इसलिए एंजॉय करना है तो तुम्हें दुनिया भर के बुरे काम करने होंगे। और लगातार कहता है, जितनी जिंदगी बची है उसमें चाहे नशा करो, लोगों को मारो या करप्शन करो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा क्योंकि मौत तो एक दिन आनी ही है। दरअसल वो लोगों को बुरे काम पर लगा रहा होता है। इसी के साथ वो सीन कट हो गया। अब हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जिससे अब डिटेक्टिव किरा नाम की लड़की मिलने आती है। वो कहती है, मुझे भी आपके साथ इस केस पर काम करने को कहा गया है। डिटेक्टिव हान कहते हैं, चलो शुक्र है, मेरा कोई काम तो आसान हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि ये सारा केस आप ही संभाल लीजिए। लेकिन डिटेक्टिव किरा ने कहा, जितना हो सकेगा मैं आपकी उतनी मदद जरूर करूंगी। फिर कुछ ही टाइम बाद डिटेक्टिव किरा अपने ऑफिस में आ गए, जहाँ पर उन्हें वही औरत मिलने आती है जिसको कल रात एंजल ऑफ डेथ ने धमकी दी थी। डिटेक्टिव किरा के साथ पुलिस के 2 और लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो किरा को वेलेंट के बेटे की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एंजल ऑफ डेथ को कैप्चर किया था। डिटेक्टिव किरा कहती है, ये सच नहीं हो सकता। मगर वेलेंट ने कहा, मुझे भी इस पर यकीन नहीं था। मैं चाहती थी कि काश ये झूठ ही हो, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। डिटेक्टिव किरा कहती है, आप घबराइए मत, पूरी पुलिस आपके साथ है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये सुनते ही वेलेंट रोने लगती है क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर विश्वास था। अगले ही पल किरा उसे कहती है, आप रोइए मत और हौसला रखिए, आपको पुलिस की पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और तो और हम आपकी जितनी मदद हो सके उतनी करेंगे। जिस पर पुलिस का हेड कहता है, अगर आप रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए जरा हौसला रखिए और पुलिस को उसका काम करने दीजिए। फिर किरा और उसका पार्टनर बाहर आ गए, जहाँ पे डिटेक्टिव को उसका पार्टनर कहने लगा, हमें उसके घर को चारों तरफ से सिक्योर करना होगा। ये सुनते ही डिटेक्टिव ने कहा, क्या आप भी इन बातों पर यकीन करते हो? लेकिन उसका पार्टनर कहता है, यकीन तो नहीं करता, लेकिन अगर ये सच हुई तो हम क्या करेंगे? जिस पर डिटेक्टिव किरा अब काफी परेशान हो जाती है। इसी कश्मकश में डिटेक्टिव अपने घर आ गई, जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलती है। डिटेक्टिव की माँ को कैंसर था, लेकिन वो बड़े मजे से स्मोकिंग कर रही होती है। डिटेक्टिव ने कहा, माँ आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना, इसलिए प्लीज अपनी जान पे अत्याचार मत कीजिए। जिस पर किरा की माँ कहती है, देखो बेटा, जिंदगी जितनी है, इंसान ना तो उससे पहले मरेगा ना उसके बाद, इसलिए जितने दिन बचे हैं मैं चाहती हूँ मैं उन्हें मजे से जीऊं। अब रात होने पर हम देखते हैं वेलेंट के घर का सीन, जहाँ पे उसके दोनों बच्चे बड़े मजे से सो रहे थे, लेकिन उनकी माँ लगातार रोई जा रही थी क्योंकि उसको पता था कि अब वो नहीं बचेगी। सुबह होते ही डिटेक्टिव हान को भी पता चल जाता है कि वेलेंट को उसी तरह की धमकी मिली है जैसा जंगजे ने उन्हें बताया था, इसलिए डिटेक्टिव तुरंत ही जंगजे का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जंगजे खुद ही उनके पास आया और कहने लगा, मुझे पता है आप लोग फिर मुझसे कुछ उल्टे सीधे सवाल करोगे। भला ये कैसे हो सकता है कि मीडिया और मोबाइल के जमाने में इतने प्रूफ्स होने के साथ साथ आप अभी तक इस चीज पर यकीन ही नहीं कर रहे? डिटेक्टिव हान ने कहा, मीडिया और मोबाइल के जमाने के अंदर CGI और VFX भी तो आ चुका है ना, इसलिए हो सकता है कि ये सब कुछ नकली हो। जंगजी कहता है, मुझे पता चल चुका है कि आप लोग नहीं मानने वाले। इतने में उन्हें डिटेक्टिव किरा भी मिलने आ जाती है। फिर वो सभी मिलकर वेलेंट के घर आ गए, जहाँ पर वेलेंट ने उन सभी को चाय और कुछ स्नैक्स दिए। वेलेंट ने जंगजे को भी अपने घर बुलाया होता है। किरा पूछती है, जंगजे आखिर तुम लोगों को इतना ज्यादा क्यों डराते हो? क्या तुम कोई साइको हो जिसे लोगों को डराने में मजा आता है? जिस पर जंगजे कहता है, मैं सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, बाकी बचना या ना बचना और डरना या ना डरना ये लोगों का काम है। जैसे अब वेलेंट को एंजल ऑफ डेथ ने टाइम बता दिया है, तो अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय मरने के। उसने भी जरूर कोई ना कोई गलत काम किया होगा, इसीलिए तो एंजल ऑफ डेथ ने उसे मौत का वक्त बता दिया। ये सुनते ही वेलेंट का चेहरा उतर जाता है। जंगजे कहता है, इन फोटोज में तुम्हारा पति नजर नहीं आ रहा, क्या बता सकती हो कि वो कहाँ पर है? वेलेंट कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। जिस पर जंगजी ने कहा, यही तो मसला है, बुरे काम हमेशा पर्सनल ही होते हैं, लेकिन इंसान को लगता है कि उनके बुरे कामों के बारे में सिर्फ उसे ही पता है। असलियत में एंजल ऑफ डेथ को भी उतना ही पता होता है जितना इंसान को अपने बुरे काम के बारे में। क्या पता इसी वजह से तुम्हारी मौत होने वाली हो। जिस पर डिटेक्टिव किरा कहती है, तुम वेलेंट को डरा रहे हो। जंगजे ने कहा, चलो कोई बात नहीं, शायद उसने ही अपने पति को मार डाला हो। ये सुनते ही वेलेंट का बेटा तुरंत से बाहर आ गया, जो जंगजे को काफी ज्यादा गालियां देने लगा। वो कहता है, मेरी माँ कोई कातिल नहीं है, बल्कि मेरे पापा खुद सीढ़ियों से नीचे गिर के मारे गए थे। ये देखते ही वेलेंट
वेलेंट ने तुरंत से अपने बेटे को अंदर जाने का कहा और उसे पकड़कर कमरे में बंद कर देती है। बाहर आते ही अब वेलेंट आखिरकार उन सबको अपने पति की मौत के बारे में बता ही देती है। वो कहती है, मेरा पति एक नंबर का शराबी था, वो मुझे जब जी चाहे तब पीटता था, मैं उससे काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने एक दिन जानबूझकर सीढ़ियों पर ऑयल गिरा दिया क्योंकि मुझे पता था कि आज भी ये शराब पीकर घर आने वाला है। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो उसका पाँव फिसला जिससे वो नीचे गिर जाता है और इसी तरह उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही जंगजे तुरंत ही वहाँ से जाने लगा। वो जैसे ही बाहर आया तब उसे डिटेक्टिव हान और डिटेक्टिव कीरा कहते हैं, अब तुम कहाँ चले? जंगजे कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया और मैं अब एंजल ग्रुप के सभी लोगों को बता दूंगा कि आखिर वेलेंट की मौत क्यों होने वाली है। इसलिए अब वो अपनी कार में बैठा और वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं जिनसू को, जो अब जंगजे के घर में बैठी होती है। जंगजे कहता है, तुम अपने बाबा को पसंद नहीं करती, इसलिए जितनी भी भड़ास है उनके खिलाफ तुम मेरे सामने निकाल सकती हो। ये सुनते ही जंगजे के सामने डिटेक्टिव हान की बेटी डिटेक्टिव हान को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देती है और कहती है, वही मेरी माँ के कातिल है, अगर वो उस दिन घर होते और अपनी ड्यूटी पर ना गए होते तब मेरी माँ जिंदा होती। जंगजे कहता है, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, वो काफी बुरे इंसान है। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि जंगजे काफी बुरा आदमी है, बस वो लोगों को अपनी चाल में फंसा लेता है और उनसे अपने काम करवाया करता, लेकिन उसके गुनाह इतने नहीं थे कि एंजल ऑफ डेथ उसके सामने आकर उसको मौत का टाइम बताता। अगले सीन में हम देखते हैं वेलेंट को, जो अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पर आई थी, मानो जैसे वो इस कंट्री से भागना चाहती हो। वेलेंट अपने दोनों बच्चों को प्लेन में बिठाकर उनसे कहती है कि मैं जरा वॉशरूम से होकर आई, लेकिन कुछ देर बाद जब उनके बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ अभी तक वापस नहीं आई, तब उन्हें पता चल गया कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों वेलेंट ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे लगता था कि अब वो नहीं बचेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दोबारा से अपने बच्चों के पास चले जाएगी, लेकिन अगर वो मारी गई तब उसके बच्चे अपनी दादी के पास सही सलामत रह पाएंगे। डिटेक्टिव हान और डिटेक्टिव कीरा वेलेंट को हौसला देते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें यकीन रखना है क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। जहां हमने देखा जंगजे और डिटेक्टिव हान की बेटी को, जो एक खंडर बन चुके घर के अंदर खड़े थे, उनके सामने एक आदमी लेटा होता है। वो आदमी जंगजे से कहता है, मुझे मार दो क्योंकि मुझे एंजल ऑफ डेथ ने मरने का टाइम बता दिया है और मैं नहीं चाहता कि मैं उन बड़े बड़े और खौफनाक शैतानों के हाथों मारा जाऊं, इसलिए तुम मुझे खुद ही अपने तरीके से मार दो। ये सुनते ही जंगजे उस आदमी को भड़कती हुई आग वाली भट्टी के अंदर डाल देता है और वो आदमी जलता हुआ दर्द के मारे चिल्ला रहा था। ये सब कुछ डिटेक्टिव हान की बेटी भी देख रही होती है, जिसे अब ये देखकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। यहाँ हमें पता चला कि जंगजे कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उसे कुछ ऐसा पता था जो आम लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि उसने वाकई में डिटेक्टिव हान की बेटी जिनसू के माइंड को वश में कर लिया है। इसीलिए तो डिटेक्टिव हान की बेटी उस आदमी की मौत पर काफी खुश हो रही थी। इसके तुरंत बाद वो सीन कट हो गया। फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं डिटेक्टिव हान को, जो अपने चीफ के पास आया और कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे क़यामत का दिन शुरू हो चुका है, लोगों को उनके किए की सजा यहीं पर मिलती जा रही है। लेकिन चीफ कहता है, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है, मगर अब से पहले भगवान क्या कर रहे थे कि अब उन्हें अचानक से याद आया और वो इन सब शैतानों को धरती पर भेजकर बुरे आदमियों को मारते चले जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम लाइव स्ट्रीमर को देखते हैं, जो कहता है, देखो मैं बताता हूँ कि उन शैतानों के इस धरती पर आने की क्या वजह है। वो इसलिए आए क्योंकि अब तुम सबको पता है कि अत्याचार और बुरे काम कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए भगवानों ने शैतानों को बुरे आदमियों को मारने के लिए भेज दिया ताकि बाकी बुरे लोग उनकी तरफ देखकर बुरे कामों को छोड़ दें। लेकिन तुम सब लोग अभी भी इसे धोखा या फ्रॉड ही समझते हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके सच्चाई को मान लो और या तो अच्छे बन जाओ या फिर सबसे बुरे। अगले सीन में हम देखते हैं एंजल ग्रुप के लोगों को। जी हाँ, वही ग्रुप जिसका लीडर जंगजे है। वो वेलेंट के घर के बाहर आ खड़े हुए और कहते हैं कि वेलेंट को हमारे हवाले कर दो, इससे पहले कि वो शैतान उसे मारे हम ही इसे मार डालते हैं, क्योंकि वेलेंट ने कोई बहुत ही बुरा काम किया होगा जिस वजह से उसको एंजल ऑफ डेथ ने मौत का समय बता दिया। वेलेंट बेचारी घर के अंदर बैठी उन सब की आवाजों को सुन रही होती है, मगर कीरा ने कहा, तुम्हें हम पर यकीन रखना होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे और इन सब पर ध्यान मत दो। हमारा प्लान है कि तुम्हें एक जगह पर बिठाकर सभी के सामने कैमरास को चला देंगे और हर तरफ से सिक्योरिटी को तैनात कर देंगे, जिससे अगर कोई भी वेलेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो सिक्योरिटी वाले उस पर हमला करके उसे मार गिराएंगे। इसी तरह अगला दिन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं डिटेक्टिव कीरा को, जिसने अब वेलेंट को अपने प्लान के मुताबिक एक चेयर पर बिठा रखा था। वहाँ पर डिटेक्टिव हान भी आ जाता है, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा पट्टियां लिपटी हुई थी। डिटेक्टिव हान को वो चोट कैसी आई इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स वेलेंट की सिक्योरिटी को खड़े थे। वेलेंट को देखने के लिए अब आम शहरी भी अपनी घरों की छतों पर खड़े होते हैं। वेलेंट के पीछे ही एंजल ग्रुप के लोग मास्क पहने हुए बैठे थे। वो लोग बड़े मजे से वेलेंट की मौत को एंजॉय करने वाले थे। वहाँ पर मीडिया वाले भी इस चीज को लाइव स्ट्रीम करने वाले होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब 11 बज जाते हैं। 11 बजते ही उन्होंने देखा कि असलियत में तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सभी
लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि शायद एंजल ग्रुप के लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो वहाँ वेलेंट को कोई भी खतरा नहीं होता। उनकी बातचीत के दौरान ही एक बहुत बड़ा भूकंप आया और हम देखते हैं कि वेलेंट के ठीक सामने ही वो शैतान अब एक पोर्टल से बाहर आ चुके हैं और तुरंत ही वेलेंट को पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा देते हैं। उन्होंने वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स पर भी हमला कर दिया, जिनमें डिटेक्टिव हान भी जख्मी हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं वेलेंट को, जिसे उन सभी शैतानों ने चीर फाड़ करना शुरू कर दिया था। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि वेलेंट की मौत को पूरी दुनिया के अंदर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है और दुनिया में जो भी इस चीज को देखता वो काफी ज्यादा दहशत में आ जाता। सभी वेलेंट की चीखों को लाइव सुन रहे होते हैं। इतने में उन तीनों शैतानों ने वेलेंट पर अपने हाथों से आग बरसाना शुरू कर दी, जिससे वेलेंट 5 सेकंड के अंदर अंदर ही राख में बदल जाती है। वो तुरंत ही एक पोर्टल में घुसकर गायब हो गए और वहां से सबकी आंखों के सामने ही निकल जाते हैं। अब जैसा कि उन्होंने वेलेंट को इतनी सिक्योरिटी के अंदर मार गिराया, इसलिए सब लोग एंजल ग्रुप के लोगों के कहने पर उन शैतानों और एंजल ऑफ डेथ के लिए अपने सरों को झुका लेते हैं। इसी के साथ फिल्म का ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट के अंदर नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।